नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। इसके अंतर्गत जो है आपको पाश्चात्य दर्शन के बारे में पढ़ना रहता है, तो उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करें, इसमें हम खंड आ वाले सेक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे, जिसको हम अति लघुत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बस आपको वीडियो में लगातार बने रहना है, हमको सुनते रहना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना रहेगा, कमेंट में बता दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इतनी मेहनत आप कर देंगे तो हमारा पढ़ाना भी जो है सफल हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कनिंघम ने लिखा है। क्या लिखा है? पहली बात तो वो लिखते हैं, प्रथम बात ये लिखते हैं कि दर्शन सभी वस्तुओं का विज्ञान है। क्या है? वो सभी जितनी भी वस्तुएं दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, उन सभी का क्या है? वो विज्ञान है, साइंस है। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा, इस प्रकार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को उसके सभी मुख्य पक्षों को देखता है। मतलब शिक्षा की जो समस्याएं आती हैं उनको देखता है, और उनके जितने भी मुख्य पक्ष हैं उन सभी के ऊपर वो नज़र रखता है। कौन रखता है? तो आपका शिक्षा दर्शन रखता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बताते हैं, द्वितीय बात कहते हैं कि दर्शन सभी वस्तुओं को अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। मतलब कोई किसी भी वस्तु के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके अंतिम तर्क तक ले जाता है। अंतिम तर्क का मतलब ये हुआ कि उसके आगे आपकी कोई भी बात रह नहीं जाती है। ठीक है, एकदम लास्ट चरण पे आपको ले जाएगा, वहाँ पे छोड़ेगा। तो अंतिम तर्कों एवं कारणों के माध्यम से जानने का विज्ञान है। आप किस कारण से जो है इसकी उत्पत्ति हुई, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो उन कारणों को जानने का, कारणों के माध्यम से जानने का क्या है? ये विज्ञान है। कौन सा? आपका दर्शन। ठीक है, तो आप आगे लिखेंगे, इसीलिए भी शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है। क्या करता है? जो आपका शिक्षा दर्शन है मेरे प्यारे दोस्त, वो शिक्षा के क्षेत्र में गहनतर समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है, सभी तरीकों से उनका अध्ययन करता है, और शिक्षा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए जोड़ देता है। ठीक है, जो तात्कालिक हैं तथा जिनका वैज्ञानिक विधि से सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप जानना चाहें तो लिख सकते हैं, छात्र योग्यता के मापन की समस्या। ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, आगे आपको यहाँ पे लिखना होगा, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन दर्शन शास्त्र की भांति एक विषय है। क्या है? जो आपका शिक्षा दर्शन है, ये आपका दर्शन शास्त्र के भांति ही एक क्या है? विषय के रूप में आप इसको मान सकते हैं, जो शिक्षा की गहन समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है और शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक ढंग से हल निकालने का प्रयास करता है। अर्थात शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में दार्शनिक विचारों का निर्धारण शिक्षा दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? कि शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। मतलब उसका विषय क्षेत्र क्या है? संक्षिप्त है, विस्तृत है, कैसा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको जवाब कुछ इस प्रकार से देना होगा कि वस्तुतः शिक्षा की प्रत्येक क्रिया को शिक्षा दर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आ जाती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, उसके बाद उसका अर्थ, शिक्षण विधि, शिक्षक, प्रशासन, पर्यवेक्षण, नियोजन, परीक्षण विधि, शिक्षार्थी आदि अनेक कार्यों को शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं? शिक्षा दर्शन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, फिर भी संक्षेप में देखा जाए तो शिक्षा दर्शन का क्षेत्र शिक्षण, शिक्षण विधि, शिक्षक तथा शिक्षार्थी का संबंध ही माना जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी भी देश के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, और इस शिक्षण के स्वरूप को निर्धारित करने में निर्धारित करने में दर्शन का प्रमुख हाथ होता है। तो इस प्रकार से आप दूसरे नंबर प्रश्न का भी जवाब देंगे। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि शिक्षा दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पहलू है, संक्षेप में बताइए। ये आपको एक कोटेशन दिया गया है, कथन दिया गया है कि शिक्षा दर्शन शास्त्र का क्या है? गत्यात्मक पहलू है। इसके बारे में आपको कुछ जो है संक्षेप में बताना है। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि शिक्षा
दर्शन शास्त्र का गत्यात्मक पहलू है, अर्थात शिक्षा द्वारा जीवन के लक्ष्य भी प्रभावित हुआ करते हैं। क्या होते हैं? आपके जो जीवन के लक्ष्य होते हैं वो भी आपके शिक्षा से ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा सामाजिक आवश्यकताओं और विचारों का निर्माण शिक्षा द्वारा होता है। जो आपकी सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जो आपके विचार होते हैं, इन दोनों का जो है निर्माण किससे होता है मेरे प्यारे दोस्त? शिक्षा के द्वारा ही होता है, और इनसे जीवन का लक्ष्य भी प्रभावित होता रहता है। जो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है वो भी इससे प्रभावित होता रहता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा दार्शनिक शैक्षिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जीवन की दशाओं पर चिंतन, मनन और तर्क करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? जीवन की जो दशाएं होती हैं उनके ऊपर वो चिंतन करते हैं, फिर मनन करते हैं और लास्ट में जाके तर्क भी करते हैं और जीवन के लक्ष्यों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दार्शनिकों की विचारधारा अर्थात दर्शन शास्त्र द्वारा जीवन लक्ष्यों का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसका जवाब दे पाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, एक मिनट, क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि प्रकृतिवाद के प्रकारों की विवेचना आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। तो मोटी मोटा आप जानना चाहें तो प्रकृतिवाद तीन प्रकार के होते हैं: भौतिकवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और तीसरा जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद। ये तीन होते हैं, लेकिन इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रकृतिवादी बालक को प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक स्वाक्रिया के माध्यम से स्वतंत्र शिक्षण देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? वो चाहते हैं कि जो बालक है उसको प्राकृतिक संसाधन के द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के आधार पर प्राकृतिक वातावरण में, ठीक है, कोई बाह्य वातावरण ना हो या कोई सेल्फ मेड वातावरण ना हो, प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक, ठीक है, और स्वक्रियाओं के माध्यम से, मतलब खुद करके सीखने पर जो है ये क्या करता है? बल देता है, माध्यम से स्वतंत्र शिक्षण देना चाहते हैं। ये स्वतंत्र शिक्षण देना चाहते हैं किसको मेरे प्यारे दोस्त? तो बालक को देना चाहते हैं। प्रकृतिवाद के निम्नलिखित तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार आपका बताया गया है भौतिकवादी प्रकृतिवाद। इसमें आप लिखेंगे प्रकृतिवाद के बाह्य नियमों का मनुष्य पर प्रभाव, इसका शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है? जो भौतिकवाद है ये प्रकृति के जो बाह्य नियम होते हैं इसका जो है मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव शिक्षा के ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, किसके ऊपर पड़ता है? मनुष्य के ऊपर तो पड़ता है, लेकिन शिक्षा के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे आप दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यंत्रवादी प्रकृतिवाद। इसमें आप लिखेंगे मनुष्य यंत्रवत, पुद्गल और गति से निर्मित है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? बदलाव से आप कह सकते हैं और लगातार मोशन की वजह से ये क्या होता है? निर्मित है, इससे बना है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मनुष्य की चेतना में विश्वास नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं? मनुष्य की चेतना में विश्वास नहीं, पशुवत आचरण व मानव आचरण में कोई भेद नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य की चेतना पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। जैसे एक पशुवत आचरण होता है, ठीक उसी प्रकार से एक मानव आचरण भी होता है। इसमें आप कोई भेद नहीं कर सकते हैं, कोई अलगाव सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको यहाँ पे डालना होगा मेरे प्यारे दोस्त, जीव विज्ञान का प्रकृतिवाद। इसमें आप लिखेंगे कि मनुष्य का विकास सिद्धांत के आधार पर विकास, मतलब बताते हैं कि मनुष्य का विकास जो है वो एक विकास सिद्धांत दिया गया है, उसी के आधार पर उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। किसका मेरे प्यारे दोस्त? तो मनुष्य या फिर बालक का। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रकृतिवाद व शिक्षक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है आपको? प्रकृतिवाद व शिक्षक, मतलब कि प्रकृतिवाद में शिक्षक के बारे में क्या बताया गया है, किन किन जानकारियों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि प्रकृतिवादी शिक्षा योजना में शिक्षक का स्थान गौड़ है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्त? गौड़ है। आगे आपको लिखना होगा प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति ही बालक का वास्तविक शिक्षक है। क्या मानता है प्रकृतिवादी जो हैं वो ये मानते हैं कि जो बालक होता है उसका वास्तविक शिक्षक केवल प्रकृति हो सकती है, प्रकृति ही हो सकती है। ठीक है, तथा शिक्षक का कार्य केवल बालक के स्वाभाविक विकास के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है। ठीक है, क्या? कि बालक के स्वाभाविक विकास,
बालक का जो है वो स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना ही ये किसका कार्य होता है, शिक्षक का कार्य होता है। इस विषय में रॉस महोदय ने लिखा भी है, क्या लिखा है कि यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह केवल पर्दे के पीछे है। किसके पीछे मेरे प्यारे दोस्त, पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला, ना कि उनकी सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्तियों को देने वाला या उसके चरित्र का निर्माण करने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताते हैं कि शिक्षक का कार्य केवल क्या होता है, विकास का निरीक्षण करना। क्या होता है, विकास का निरीक्षण, मतलब डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तो केवल उसका वो निरीक्षण करता रहे। उसका काम ये नहीं होता है कि उसको सूचना दे या उसके विचार बनवाएं या उसको अपने आदर्श उसके ऊपर थोपे या उसकी इच्छा शक्ति को जो है वो निर्मित करवाए। तो इसका वो शिक्षक का ये सब काम नहीं होता है। ठीक है, ये कौन मानते हैं, प्रकृतवादी मानते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, बालक इन बातों को स्वयं ही कर लेगा। वो मानते हैं कि बालक ये खुद ही कर लेगा, ये जो है किसी टीचर उचर की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। आपके ये प्रकृतवादी कहते हैं। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रकृतवाद की शिक्षण विधियों को संक्षेप में बताइए। क्या बताना है आपको, प्रकृतवाद की जो शिक्षण विधियां हैं उसको आपको संक्षेप में बताना रहेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतवाद की देन महत्वपूर्ण है। कैसी है वो, इम्पॉर्टेंट है जो इसने जो कुछ भी किया है शिक्षण विधि के क्षेत्र में। आगे आपको लिखना होगा कि यह प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधियों के विरुद्ध क्रांति है। मतलब कह रहे हैं कि जो प्राचीन मतलब पुरानी शिक्षण विधियां थी, परंपरागत जो लगातार एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी के ऊपर थोपी जा रही थी, उनका ये विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। यह रटने और निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करता है। एक तरीके से आप समझ रहे हो ना कि वो कहता है कि कोई भी बालक रटे ना या निष्क्रिय अभ्यास न करे, जिसमें उसको कोई क्रिया ना करनी पड़े। इस प्रकार के अभ्यास भी बेकार होते, उसी को रटना ही कहते हैं। जैसे आप खड़े बैठ के याद कर रहे हो कि राजा राम के पिता दशरथ थे, राजा राम के पिता भगवान श्री राम के पिता दशरथ थे, भगवान श्री राम के पिता दशरथ थे। तो इस प्रकार से आप रट रहे हो, निष्क्रिय अभ्यास है आपका, इसमें कोई अभ्यास नहीं। क्रिया वाला जो आपका अभ्यास होता है वो होता है जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अब फिजिकली आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वो जो होता है आपका क्रिया अभ्यास होता है। तो ये निष्क्रिय अभ्यास पर क्या करता है, उनका विरोध करता है। रटने का भी विरोध करता है तथा करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करता है। वो ये मानता है कि कोई भी बालक है वो करके खुद सीख ले या अनुभव के द्वारा सीख ले। ये इस चीज़ का जो है क्या करता है, समर्थन करता है। कौन करता है, प्रकृतवाद करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इसके बारे में, रूसो की सलाह जिस पर प्रकृति की सब शिक्षण विधियां आधारित हैं यह थी। मतलब कह रहे हैं कि रूसो ने एक सलाह भी दी और उस पे लगभग प्रकृतवाद की जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वो सब उसी के ऊपर आधारित हैं। उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ। क्या करो कि अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव से सीखने दो। क्या करने दो मेरे प्यारे दोस्त, उसे केवल अनुभव से सीखने दो। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाएं। किसके द्वारा पढ़ाएं मेरे प्यारे दोस्त, कार्य द्वारा पढ़ाएं। और शब्दों का सहारा केवल तभी लें जब कार्य करना संभव ना हो। आपके कौन कहते हैं, तो रूसो महोदय कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि प्रकृति, एक मिनट ऊपर हो जा, हाँ, प्रकृतवादियों ने शिक्षा की खेल विधि को उत्तम बताया है। क्या किया है उन्होंने जो शिक्षा की खेल विधि है उसी को ये उत्तम बताते हैं, उसको सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, अतः प्रकृतवादियों के सिद्धांतों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धतियों को जन्म दिया है। क्या दिया है, जो आपके प्रकृतवादी हुए हैं उनके सिद्धांतों ने कुछ हमें जो है शिक्षण पद्धतियाँ दी हैं। पहला उसमें से आ जाता है आपका ह्यूरिस्टिक पद्धति, दूसरा आपका आ जाता है डाल्टन पद्धति, तीसरा मॉन्टेसरी पद्धति, चौथा निरीक्षण पद्धति और पांचवा आपका खेल पद्धति। ये 5 प्रकार के मुख्य पद्धति आ जाती हैं। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि हेंडरसन के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। किस पर बल देता है, आध्यात्मिक पक्ष पे बल देता है। कौन देता है, आदर्शवाद देता है। ये कौन कहते हैं, आपके हेंडरसन महोदय कहते हैं। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू
पहलू है। क्या बताते हैं कि जो आध्यात्मिक मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि आदर्शवादियों को विश्वास है कि मनुष्य का सीमित मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क का स्थान ले लेता है। ठीक है, आगे वो लिखते हैं कि वे यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वह कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। किससे की जाती है? मस्तिष्क से ही की जा सकती है। किसकी? तो जो आपका भौतिक संसार है उसकी आप व्याख्या केवल मस्तिष्क से ही कर सकते हैं। आपके कौन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो आपके ये हेंडरसन महोदय जी कहते हैं। दूसरा नाम आप एक और भी डाल दीजिएगा यहाँ पे। क्या डाल दीजिएगा कि बुबाकर महोदय ने लिखा है। उन्होंने वो कहते हैं कि आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। अगर आप संसार को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है मस्तिष्क को इम्पोर्टेंस देनी होगी। उसके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे और किसी बात, क्या मेरे प्यारे दोस्त, किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किसी और बात को वास्तविक से अधिक मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की ही कल्पना होगी। ठीक है, वो बताते हैं कि अगर आप जो है किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना या स्वयं मस्तिष्क समझना चाहते हैं तो ये केवल स्वयं मस्तिष्क ही कल्पना कर सकता है उसके बारे में, और कोई भी चीज़ कल्पना नहीं कर सकती है। आपके कौन कह सकते हैं, कौन कहते हैं? तो बुबाकर महोदय जी कहते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रमुख आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आदर्शवाद के संस्थापक प्लेटो माने जाते हैं। कौन आपके माने जाते हैं? प्लेटो माने जाते हैं। प्लेटो के ही विचारधारा को आधार मानकर आदर्शवादियों का विकास आदर्शवाद का विकास करने वाले मुख्य विचारक हैं। पहले आपके कौन से आ जाते हैं? देकार्ते महोदय आ जाते हैं। दूसरे आपके आते हैं स्पिनोजा महोदय आ जाते हैं। तीसरे आपके आ जाते हैं लाइबनीज महोदय आ जाते हैं। चौथे आपके आ जाते हैं वर्कली महोदय आ जाते हैं। पांचवें आपके कांट महोदय आ जाते हैं। छठे आपके फिक्टे महोदय आ जाते हैं। सातवें आपके हीगल महोदय आ जाते हैं। आठवें आपके सैलिंग महोदय आ जाते हैं। और नौवें आपके सोपनहावर, ठीक है, सोपनहावर महोदय आ जाते हैं। ये आदि करके लगा दिया गया, मतलब और भी हैं, ये इतने नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर आगे आप लिखेंगे आदर्शवाद की इस विचारधारा को आधार बनाकर शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मुख्य आधुनिक शिक्षा शास्त्री हैं। कौन से? पेस्टोलॉजी जी हैं आपके। दूसरे आ जाते हैं हर्बर्ट महोदय और तीसरे आपके आ जाते हैं फ्रोबेल महोदय आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके नाम बता सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बताइए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। क्या किया है? बहुत सारी ऐसी दार्शनिक विचारधाराएं आई हैं जिन्होंने शिक्षा को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको जो है प्रभावित किया है। शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जो शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है वही आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य हो जाता है। फिर आगे लिखते हैं मनुष्य में बुद्धि एक विलक्षण शक्ति है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? विलक्षण शक्ति है जिसके सहारे वह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है। क्या कर सकता है? वातावरण को जो है वो अपने अनुकूल बना सकता है। स्वयं वातावरण का दास होकर नहीं रहता है। वातावरण का दास वो स्वयं होकर के नहीं रहता है। व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। क्या है? व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी क्या है? शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य है। संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तिक एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 9वें नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आदर्शवादी शिक्षण विधियों को संक्षेप में लिखिए। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि आदर्शवादी सुकरात प्रश्न विधि, प्लेटो संवाद विधि, अरस्तु आगमन और निगमन विधि, हीगल आपके तर्क विधि, चौथे आपके हर्बर्ट निर्देश विधि को अपनाने पर बल देते हैं। ठीक है, कुछ आदर्शवादी व्याख्यान और अभ्यास एवं आवृत्ति
द्वारा शिक्षा पर बल देते हैं, फ्रोबेल खेल द्वारा शिक्षा पर और पेस्टोलॉजी अभ्यास एवं आवृत्ति द्वारा शिक्षा पर बल देते हैं। ठीक है, तो आज आप इस प्रकार से जो है आदर्शवादी शिक्षा विधियों के बारे में बता पाएंगे। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। क्या आपको लिखना है? आदर्शवाद की प्रयोजनवाद का अर्थ लिखाना है और उसकी परिभाषा भी आपको यहाँ पे लिखनी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रयोजनवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रगैटिज्म का हिंदी अनुवाद है। प्रगैटिज्म शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रेग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्रिया अथवा किया गया कार्य। ठीक है, शाब्दिक अर्थ के अनुसार प्रयोजनवाद उस विचारधारा का सूचक है जो क्रिया प्रधानता में विश्वास करती है। किस पे करती है? क्रिया प्रधानता में विश्वास करती है। प्रयोजनवादी विचारधारा में क्रियाशीलता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोजनवादी विचारधारा में क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि पहले क्रिया अथवा प्रयोग किया जाता है, फिर इसके फल के अनुसार विचार अथवा क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। इसीलिए प्रयोजनवाद को व्यवहारिकतावाद अथवा फलकवाद भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से प्रयोजनवाद के बारे में बता पाएंगे। एक दो आपके जो हैं आदर्शवादी हुए हैं, उनका नाम भी आप बता सकते हैं, शिक्षा शास्त्री आप कह सकते हैं इनको। रस्क महोदय ने लिखा भी है कि प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद तथा हीगेल, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रकृतिवाद तथा हीगेल के अथवा चरम आदर्शवाद दोनों का विरोध करता है। दूसरे आपके आ जाते हैं जेम्स बी प्रेट महोदय। उन्होंने लिखा है कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान तथा वास्तविकता का सिद्धांत प्रदान करता है। ठीक है, कौन करता है? आपका प्रयोजनवाद करता है। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रयोजनवाद का लक्ष्य क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देंगे कि प्रयोजनवाद के लक्ष्य निम्न है। पहला यहाँ पे लक्ष्य बताया गया है कि प्रयोजनवाद शिक्षा का कोई पूर्व निश्चित लक्ष्य नहीं मानता। मतलब कह रहे हैं कि वो ये नहीं मानता कि शिक्षा का लक्ष्य आप पहले से ही कोई निर्धारित करें। वो तो शिक्षा ग्रहण करते करते ही कोई एक ना एक लक्ष्य जो है आपका तय हो जाएगा। पहले से आप कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे। लक्ष्य निश्चित होता रहता है, व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करता है। दूसरा यहाँ पे लिखते हैं, प्रयोजनवाद का लक्ष्य दूसरा बताया गया है कि व्यक्ति अपने लिए मूल्यों का निर्माण स्वतः करता है। क्या करता है? वो स्वयं करता है। प्रयोगवाद जीवन मूल्यों को पूर्व निर्धारित नहीं मानता। मतलब कह रहे हैं कि वो जीवन मूल्य पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, वो स्वयं खुद ना खुद करता रहता है। उसके अनुसार व्यक्ति अपने लिए मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है। तीसरा यहाँ पे जो लक्ष्य बताया गया है, वो तीसरा आपका बताया गया है कि लक्ष्य क्रिया से अलग नहीं होता। क्या? जो लक्ष्य है वो क्रिया से अलग नहीं होता है। यह कथन शिक्षा शास्त्री डीबी का है। व्यक्ति जो, मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखते हैं कि व्यक्ति जो क्रिया करता है वही उसका लक्ष्य होता है। जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो यही हमारा लक्ष्य होगा, ना कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जो है हमारा लक्ष्य गेमिंग हो जाए, तो अभी केवल टीचिंग ही लक्ष्य ही रहेगा। लक्ष्य यही होता है कि वह जो क्रिया कर रहा है वह सफलतापूर्वक चले। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और सफलतापूर्वक पढ़ाता रहूँ, तो यही हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निषेधात्मक शिक्षा क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि रूसो महोदय लिखते हैं कि निषेधात्मक शिक्षा वह शिक्षा है जो उसे ग्रहण करने वाली इंद्रियों से पहले संपुष्ट बनाती है। क्या करती है? संपुष्ट बनाती है और ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग से बालक में तर्क शक्ति का विकास करने का अवसर प्रदान कराती है, ताकि उसके भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा, ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से बालक तक पहुंचाना सच्ची शिक्षा है। क्या है? ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से बालक तक पहुंचाना सच्ची शिक्षा है। निषेधात्मक शिक्षा सुस्ती का समय नहीं, वरन उसे बिल्कुल प्रतिकूल है। क्या है? सुस्ती का समय नहीं है, वरन क्या है? उसके बिल्कुल प्रतिकूल, मतलब उसका बिल्कुल उल्टा है। यह त्रुटियों से बालकों की रक्षा करती है। मतलब बालक से गलती से जो है बालकों से कोई गलती ना हो पाए, उन चीज़ों से उनकी रक्षा करती है, ना कि सद्गुण प्रदान करती है। मतलब गलती ना होने पाए इस चीज़ की वो
उन प्रोटेक्ट करती है, ये चीज़ नहीं बताती कि आप सद्गुण करो। बस आप गलती से दूर रहो, सद्गुण ऑटोमेटिक हो जाएँगे, ये उसका मानना है। और ऐसे मार्ग की ओर ले चलती है जिससे उचित अवस्था तक पहुँचने पर वह सत्य को प्राप्त कर सके। क्या हो? उचित अवस्था तक, मतलब जहाँ तक जब जो एक समय होता है, उस समय तक पहुँचने तक वो सत्य को प्राप्त कर सके आराम से। साथ ही अच्छाई को भी पहचान सके। क्या कर सके? अच्छाई को भी पहचान सके जब तक वो सही समय पे पहुँचे। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि यथार्थवादियों का कहना है कि शिक्षा देने के क्रम में बालकों की विभिन्न रुचियों का विश्लेषण करके यह जाना जाए कि कौन सी रुचि समाज हित में है, ठीक है? क्या कौन सी रुचियाँ समाज हित में हैं, उन्हीं रुचियों का विकास शिक्षा द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि पहले तो आपका ये जानना होगा कि बालक की कौन सी ऐसी रुचियाँ हैं जो कौन सा उसका ऐसा इंटरेस्ट है जो समाज हित में चल रहा है, ठीक है? जिससे लोगों का भी कल्याण हो सकता है। अगर आपको वो पता हो जाए तो आप उसका जो है क्या करें, शिक्षा द्वारा उसी का विकास करें, उसी को डेवलप करें। इन सामाजिक हित की रुचियों का विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा देना है कि व्यक्ति सभी प्रकार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और सुखद समाज का निर्माण करने में योग दे सके, ठीक है? मतलब समझ रहे हो ना, सुखद समाज का मतलब ये हुआ कि सभी लोग खुशी से रहें, किसी से कोई ईर्षा द्वेष या झगड़ा ना रहे। तो इस प्रकार का समाज निर्माण करने में जो है वो सहयोग दे सके, उनमें अपना योगदान दे सके, ठीक है? चलिए, आखिरी प्रश्न आज का और 15 नंबर प्रश्न आपका पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है? 15 नंबर प्रश्न शायद पूरा भी नहीं है, तो चलिए 15 नंबर प्रश्न के ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लाइक छोटी सी बात है, आपको बस जो अंगूठे वाला वो बटन बना है ना वहाँ पे, आपने देखा होगा कि ऐसे करके ये जो है ऐसे 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 हाथ थोड़ा नहीं सही से बना, तो ये अंगूठे वाली जो बटन होती है इसको आपको प्रेस कर देना रहेगा। और यहाँ पे एक नीचे जाएंगे तो वहाँ पे एक सब्सक्राइब करके वो आ रहा होगा, उसको आपको टच कर देना रहेगा। नीचे यहाँ पे एक कमेंट सेक्शन होगा, यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन लिखा रहता है, कमेंट लिखा रहता है, तो वहाँ पे आपको जाके लिख देना होगा सर वेरी गुड। क्या लिख देना होगा? वेरी गुड, या बहुत अच्छा आपने पढ़ाया। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में, हम दोनों भाषा में, उर्दू में भी लिख दोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस कमेंट जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।